वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए एचटेट के जो कैंडिडेट है आप 2023 में जो एचटेट 2 और 3 दिसंबर को होने वाला है उसके लिए हम जो सीडीपी की जो क्लासेज है उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। समय कम है और सिलेबस है साइकोलॉजी का बड़ा ही लेंथी होता है, तो कम से कम 1-1.5 घंटा हम साइकोलॉजी को देंगे तब जाके हमारा सिलेबस जो है वो पूरा हो पाएगा समय पर। तो चलिए आज की वीडियो में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, किस चीज़ में कितना पढ़ना है, कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली यूनिट है, 5-6 यूनिट है जिसमें क्या क्या टॉपिक बनने वाले हैं और साइकोलॉजी की शुरुआत कहाँ से होती है, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री भी जानने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप न करके जाए, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा हमें क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, तो फिर क्या है स्ट्रेटजी बनाने में बड़ा ही वो लगेगा, स्ट्रेटजी नहीं बनेगी। फिर कैसे पढ़े क्या पढ़े, चलो बात करते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान यानी सीडीपी। अब शिक्षा मनोविज्ञान शुरुआत में क्या है, शुरुआत में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। जब सब्जेक्ट की शुरुआत हुई थी, लगभग साइकोलॉजी की शुरुआत हुई थी 2400 से 2500 साल पहले का सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन फिर शिक्षा के साथ इसको ऐड किया गया। इसका इतिहास के बारे में भी जानेंगे। पहले चलो सिलेबस को डिस्कस करते हैं। पहली यूनिट है बाल विकास। बाल विकास में कैसे है कि बच्चा क्या है, जन्म से कौन कौन सी स्टेज से होके गुजरेगा, उसकी ग्रोथ कैसे होगी, ग्रोथ होती क्या है, डेवलपमेंट होता क्या है, इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे हम। और वो क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो बच्चे की वृद्धि और विकास को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। हर तरीके से एनवायरनमेंट है, उसकी हेरिडिटी है, तो हर तरीके से बच्चे का क्या है, एनवायरनमेंट है वो उसको अफेक्टेड करेगा ही करेगा। बच्चा मंद बुद्धि कैसे हो जाता है, उसका आईक्यू सुपीरियर कैसे होता है, तो बहुत सारी बातें हैं। और चाइल्ड डेवलपमेंट में से हमेशा 2 क्वेश्चन बनते हैं एचटेट में। विकास वृद्धि क्या है, विकास क्या है, ये एक दूसरे के क्या पता पर्यायवाची है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं एचटेट में, कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछे जाते, फैक्चुअल पूछते हैं, मोटा मोटा डेटा उठाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। और कुछ अपने चैनल पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारा सिलेबस करवा रखा है जो सीटेट में है। सीटेट के कई टॉपिक ऐसे हैं जो एचटेट में नहीं लगते, और एचटेट में मैं बता दूं हमारी जो पेडागोजी है और टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों चीज़ें पूछी जाती है, और सीटेट में सिर्फ सीडीपी पूछा जाता है। कोलबर्ग का सिद्धांत हो गया। चलो बात करते हैं 1 बाय 1। बाल विकास की बात करेंगे। विकास को प्रभावित करने वाले कारक वातावरण से जुड़े हैं, हेरिडिटी से भी जुड़े हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होगी। ठीक है, 2 से 3 वीडियो में हमारा ये जो यूनिट है ये कंप्लीट होगी। फिर आती है अधिगम। अधिगम जो है लर्निंग, वो सबसे बड़ी यूनिट कहलाती है साइकोलॉजी की, क्योंकि अधिगम की यूनिट को कवर कर पाना बड़ा ही एक अपने आप में चैलेंज होता है। इसमें हद से ज़्यादा सिद्धांत है। थोंडाई का सिद्धांत है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, पियाजे का सिद्धांत है, तो जितने भी सिद्धांत बनेंगे लर्निंग से संबंधित, ठीक है, पावलोव का सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जो लर्निंग में आएंगे, अधिगम में आएंगे। किस चीज़ में, संज्ञानवादी विचारक कौन थे, ठीक है, अलग अलग विचारक है, प्रयोजनवादी विचारक कौन थे, जॉन डीवी है। तो अधिगम की यूनिट है ये थोड़ी सी लंबी और लेंथी रहेगी, और इनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और कुछ अगर आपको सिलेबस जल्दी कवर करना है, और मैं तो यही कहूँगी कि जो अपने चैनल पर पहले ऑलरेडी अपलोड है वीडियो, आप उनको देखें। कोलबर्ग का सिद्धांत है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, पियाजे का सिद्धांत है, मैंने 4-4, 5-5 वीडियो में वो डिटेल में करवा रखी है। वो चीज़ें समय बचेगा, क्योंकि एक ओनली आपको साइकोलॉजी ही नहीं पढ़नी, उसके अलावा टीजीटी और जो पीजीटी के बच्चे हैं खुद का सब्जेक्ट तैयार करना है, हरियाणा जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, ईवीएस है, बहुत सारा सिलेबस रहता है और समय कम है हमारे पास, तो जल्दी करेंगे। अधिगम क्या है, अधिगम में बहुत सारे हैं, तो पियाजे है, कोलबर्ग है, जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी करवा रखी है वो नहीं करेंगे हम। अधिगम में थोंडाई का सिद्धांत है, जो हमारे बच गए, कर्ट लेविंग का सिद्धांत है, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर नंबर 3 यूनिट की बात आती है बुद्धि और व्यक्तित्व। बुद्धि में क्या है, इंटेलिजेंस के भी बहुत सारे हमारे प्रिंसिपल है, ठीक है, टर्मन ने दिया, बीने ने दिया, कौन कौन से सामूहिक परीक्षण होते हैं, तो ये
ये चीज़ भी मैंने ऑलरेडी बुद्धि से रिलेटेड सारे के सारे सिद्धांत जो लगते हैं हमारे एचटेट में सारे करवा रखे हैं ऑलरेडी, और व्यक्तित्व पर्सनैलिटी भी करवा रखी है। ठीक है, पर्सनैलिटी के बारे में भी आप देख सकते हैं, और कुछ जो चीज़ें जो बच गई है जो एचटेट में थोड़ा सा और डीप सिलेबस होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। नंबर 4 जो यूनिट आती है हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी हम एक दूसरे में हर तरह से भिन्न है। सभी के दो कान तो है, इक्वल है, सभी के दो हाथ है, लेकिन दिखने में उनका पर्पज भी सेम रहता है, दिखने में अलग है। किसी का आईक्यू कैसा है, कोई दिखने में लंबा है, कोई मोटा है, तकड़ा है। तो ये क्या क्या चीज़ें होते हैं, एनवायरनमेंट इस पे किस तरह से प्रभाव डालता है, और हेरिडिटी किस तरह से प्रभाव डालती है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें क्या है व्यक्तिगत रूप से अलग बनाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने करवा रखी है, आप सर्च करके, और आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है। उसमें हरियाणा जीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हरियाणा जीके की आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, हरियाणा जीके के जितने टॉपिक करवा रखे हैं उसमें निकल के आ जाएंगे। और आपको अगर सीडीपी और साइकोलॉजी पढ़नी है उसके लिए भी क्या है लगभग 120 के अराउंड क्या है अपनी वीडियो है, आप जाके सर्च करके देख सकते हैं। आरटीआई भी मैंने डिटेल में करवा रखा है, आरटीई है सॉरी, ठीक है, मापन है, मेजरमेंट है, ये सारी चीज़ें, अडेप्टेशन है, विशिष्ट बालक में क्या है, मंदबुद्धि बच्चा हो गया, प्रतिभाशाली हो गया, सृजनात्मक हो गया, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, हर चीज़ मैंने डिटेल में करवा रखी है। जो नहीं करवा रखी पहले उनको फोकस करेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी चीज़ें हैं आप नोट्स बना के अच्छे से वो चीज़ कवर कर सकते हैं वहाँ से। फिर आते हैं आरटीई और एनसीएफ भी है, भी एनसीएफ है हमारा 2009 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्लस में। इसमें हमें और क्या चीज़ पढ़नी है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़नी है, कुछ चीज़ें मैंने करवा रखी है, जैसे हर्बर्ट्स मॉडल है, ठीक है, ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एस्टेट में, तो करवा रखी है मैंने। ये 5 से 6 यूनिट है जिनको हम जल्दी कवर करेंगे। ऑलरेडी जो चीज़ है उनको नहीं पढ़ेंगे, जो चीज़ छूटती है हमारी थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो गया, ठीक है, लेवाइगस्की का सिद्धांत हो गया, जेडपीडी क्या होता है, स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, स्किनर का सिद्धांत, पुनर्बलन उन्होंने दिया है, कौन हमारे जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक है वो अलग अलग आएंगे। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक है, तो अलग अलग एस्पेक्ट में हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलो ये तो हो गई हमारे सिलेबस की डिस्कशन। शिक्षा मनोविज्ञान है, बाल विकास है, दोनों चीज़ें हैं। इसमें पेडागोजी प्लस एजुकेशनल साइकोलॉजी पूछी जाती है। ठीक है, बात करते हैं हम शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत होती है भी 1590 यहाँ आ जाओ एक बार। 400 ईसा पूर्व से 1590 तक क्या है, इसे मन के दर्शन के रूप में जाना जाता था। किसे भी हमारी जो साइकोलॉजी है उसको, यानी मन का दर्शन है। फिर धीरे धीरे क्या है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आए कि मन का दर्शन तो है, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन मेजरमेंट कैसे होगा, हम किस आधार पर बताएंगे, मन दिखता नहीं है। तो धीरे धीरे क्या है मन, पहले आत्मा का अध्ययन हुआ, फिर चेतना का अध्ययन हुआ, तो अलग अलग प्रोसेस से गुजरा, और आते आते इसको 2 से 2500 साल लगे यहाँ तक शैक्षिक मनोविज्ञान तक पहुँचने में। शुरुआत कहाँ से होती है, तो 400 ईसा पूर्व से 1590 तक इसे मना दर्शन बोला जाता था, और 1590 से वर्तमान तक फिर इसने मनोविज्ञान का रूप लिया। मनोविज्ञान अभी ये शिक्षा से नहीं जुड़ा है, ओनली मनोविज्ञान है, और इसकी 4 शाखाएं हैं, उनके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मना दर्शन क्या है, 1590 से पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ। मनोविज्ञान की जगह पहले क्वेश्चन यही से बनेंगे, लाइन टू लाइन बनेंगे, और नोट्स बनाते रहे, कॉपी पेन साथ में लेके बैठे। तो पहले क्या है, साइकोलॉजी को मना दर्शन बोला जाता था, मन का दर्शन, यानी फिलोसफी के आधार पर इसका अध्ययन हुआ करता था। फिर ये साइकोलॉजी बन गया, कब से बना, 1590 से। डेट इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन नाम इम्पोर्टेंट है। मना दर्शन से फिर क्या है हमारा ये हुआ, मनोविज्ञान हुआ। अब मनोविज्ञान की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई भाई, 400 ईसा पूर्व हुई, और इसके जो जनक है ये अरस्तु को माना जाता है भाई, मनोविज्ञान के जनक, मना दर्शन के नहीं, मनोविज्ञान के जनक जो है अरस्तु को माना जाता है। आगे जो, जब अभी तक ये मनोविज्ञान ही है, शिक्षा शब्द नहीं जुड़ा है, क्योंकि अभी तक इसे शिक्षा में
अप्लाई नहीं किया गया है। तो दर्शन की शाखा के रूप में पढ़ा जाता था पहले, और आत्मा के अध्ययन की चर्चा की जाती थी। भी ये जो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये आत्मा का अध्ययन है, मन का अध्ययन है। फिर देखो भाई 1590 में एक विचारक आए, 1590 में एक विचारक आए, ये रुडोल्फ गोइलकर। कौन आए भाई? रुडोल्फ गोइलकर। इन्होंने क्या किया, प्रयास किया कि इस विषय को मनोवैज्ञानिक बनाया जाए। क्या बनाया जाए भी? इस विषय को, साइकोलॉजी को रुडोल्फ गोइलकर ने बताया कि इसको क्या है, मनोविज्ञान को क्या है, मनोवैज्ञानिक रूप दे दिया जाए। ये आत्मा का अध्ययन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा का अध्ययन कैसे करेंगे? किसी भी चीज पर अध्ययन करने के लिए वो दिखनी जरूरी है। तो इस तरह से क्या हुआ, फिर फर्स्ट बुक आई, इन्होंने लिखी साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया में क्या है, साइकोलॉजी शब्द का, ठीक है, कई बार साइकोलॉजी भी बोल दिया जाता है या साइकोलॉजी भी होती है, तो ध्यान रखना। तो फर्स्ट बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ कौन सी बुक में भी? साइकोलॉजिया। याद रह जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है। साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया बुक में पहली बार साइकोलॉजी का प्रयोग हुआ, ठीक है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शब्द पहले मन दर्शन, मना दर्शन कब से? 400 ईसा पूर्व से। इतना इम्पोर्टेंट डेट नहीं होती साइकोलॉजी में, सिर्फ याद रख लेना मन दर्शन से, फिर बाद में मना दर्शन बोला जाता था। पहले मन का दर्शन, फिर साइकोलॉजी में चेंज हो गया, मनोविज्ञान में चेंज हो गया। बस इतनी बात याद रख लेना, डेट इम्पोर्टेंट नहीं है। तो रुडोल्फ गोइलकर एक विचारक आए 1590 में। इन्होंने क्या किया, इस विषय पर क्या है, मनोवैज्ञानिक स्टडी करनी शुरू कर दी और एक बुक लिखी साइकोलॉजिया। और साइकोलॉजिया में क्या है, मन दर्शन के आधार पर वहाँ मनोविज्ञान का उसने यूज किया। और यहाँ इस सब्जेक्ट की शुरुआत की बात करें तो साइकोलॉजी की शुरुआत होती है भी यूनान से। यूनान सुना होगा, जहाँ से आपने क्या है, ओलंपिक की शुरुआत होती है एथेंस से, ठीक है। ओलंपिक की शुरुआत भी 720 ईसा पूर्व वहीं से होती है। अब देखो 720 ईसा में प्राचीन विषय यूनान से शुरुआत होती है। तो साइकोलॉजी को अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइकी प्लस लोगस, साइकी प्लस लोगस से बना है। साइकी का मतलब है आत्मा, अभी तक आत्मा ही है, ये चेतना भी नहीं बनी है। साइकी का मतलब है आत्मा और लोगस का मतलब है अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना ही क्या बन गया, अब मनोविज्ञान बन गया। यानी अब इसको क्या है, ये किस भाषा का शब्द है, ये पूछा जाएगा। किस भाषा का शब्द है? यूनान के लोग पहले क्या है, ग्रीक भाषा बोलते थे। ग्रीक भाषा का ही फिर नाम चेंज कर दिया गया, इसे बोल दिया गया लेटिन भाषा, नाम चेंज हो गया, ठीक है। यूनान में मनोविज्ञान की शुरुआत होती है और ग्रीक भाषा का, दोनों ऑप्शन कभी नहीं दिए होंगे, या तो आपको ग्रीक देखने को मिलेगा या लेटिन भाषा देखने को मिलेगा। ग्रीक या लेटिन दोनों सेम ही लैंग्वेज है। तो साइकोलॉजी शब्द है या ग्रीक भाषा का है और लेटिन भाषा का है, जिसका मतलब है आत्मा का अध्ययन करना, ठीक है। ये कुछ बेसिक जानकारी थी, तो एक दो वीडियो में थोड़ा सा और भी डिटेल जानेंगे हम। इसमें जानेंगे साइकोलॉजी की शुरुआत है, जो शाखाएं हैं कहाँ कहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में बंट गई, और कब ये सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट क्या है, एजुकेशन में लागू होता है, उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। समय कम है, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, और ध्यान रखेंगे हर एक क्वेश्चन से मन पूछा जाता है। ये मत सोचना कि जो मनोविज्ञान की हिस्ट्री है यहाँ से एचटेट क्वेश्चन नहीं उठाएगा, डेफिनेटली उठाता है वो, और आती है चीज़ें रिपीट। देख लेना आप, कोई भी जब एचटेट के जब आपको पीवाईक्यू करवाऊंगी तो आप देख सकते हैं कहाँ से क्या चीज़ें पूछी गई है। तो बेस किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, तभी उस चीज़ पर हम महारत हासिल कर सकते हैं। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज, मिलते रहेंगे इसी तरह। सब्जेक्ट को जरूर देख लेना, इसमें अलग अलग डिटेल है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन भी है, जो इन्हीं यूनिट का भाग है, उसमें करवा दूंगी मैं, मूल्यांकन है। इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेश कर दिया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई 1986 में, फिर 1991 में आती है, ठीक है। बहुत सारी नीतियां भी है जो अलग अलग चीज में पूछा गया है। एक बार 2016 का एग्जाम है, में भी शायद, कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई, कौन सी शिक्षा नीति के तहत हुई, 1986 ऐसे ऑप्शन में दे रखा था। तो हर चीज़ की बात करेंगे। अधिगम और ये जो है
अधिगम की यूनिट थोड़ी सी बड़ी रहने वाली है, क्योंकि इसमें क्या है, जो मनोवैज्ञानिक है बहुत सारे हैं, तो एक एक लेक्चर बनाएंगे ना, उस पे एक एक सेशन होगा, तब जाके हम एक थॉर्नडाइक का नियम कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि थॉर्नडाइक ने गौण नियम भी दिए हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, अभ्यास का नियम, उसके बारे में भी होगा। पावलव है, स्किनर है, वो मैंने करवा रखे हैं, वो आप देख लेना। कर्ट लेविंग है, तो अलग अलग सिद्धांत है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। सिलेबस को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि जब तक सिलेबस पता नहीं होगा, क्या पढ़े हम, कैसे पढ़े, ये चीज़ हमारे फिर लागू ऐसे ही होती रहेगी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सिलेबस मैंने बता दिया। चाइल्ड डेवलपमेंट में वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे हम। अधिगम में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है ये कंसेप्ट किसने दिया, बस इतना सा, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, तो कॉमन चर्चा कर लेंगे हम उनके बारे में, ठीक है। तो इसी तरह व्यक्तिगत विभिन्नताएं की बात हो गई, इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, अलग अलग प्रकार के बालक हो गए, उनके बारे में हम बातचीत कर लेंगे। मेजरमेंट मूल्यांकन है, असेसमेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो तीनों लेवल के लिए ये सेम सब्जेक्ट रहने वाला है। 30 नंबर है, तो 30 + 10 40 नंबर की चीज़ें मैं आपको करवाने वाली हूँ, हरियाणा जीके इसमें रहेगी। तो इसी तरह थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कशन करने के बाद हम आगे बढ़ाएंगे सीरीज को, और पहले आपको मैं PYQ करवाऊंगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा कि इन यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं साइकोलॉजी को, सीक्वेंस में समझेंगे। साइकोलॉजी की हिस्ट्री को समझने वाले हैं हम। कुछ बातें हमने समझ ली थी कि साइकोलॉजी की जो स्टार्टिंग है, अरस्तु को क्या है, मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, और इसको शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता किसने कहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। NCERT बेस्ड सारा कंटेंट पढ़ने वाले हैं। NCERT ही रेफरेंस बुक होती है, सबसे अच्छा कंटेंट उन्हीं में से होता है। तो चलिए हम बात करते हैं उनके बारे में। कुछ चीज़ें हमने जान ली थी। क्या क्या जाना था कि सबसे पहले क्या है, साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन कहा जाता है। आत्मा के अध्ययन से फिर क्या है, ये मन के अध्ययन पर पहुंची, और फिर इसमें चेतना का विकास हुआ, और फिर बाद में आज जो वर्तमान में साइकोलॉजी है वो व्यवहार का अध्ययन लिए हुए है। ये बात है, जाननी बहुत ज़रूरी है। लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनेंगे, कॉपी पेन साथ लेकर बैठे और बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी अगर समझ में आने लगे तो वेरी इजी है, लेकिन कई बार होता है बिल्कुल ऊपर से चली जाती है, एक बार सुनने में हमें समझ में नहीं आती। तो चलिए बात करते हैं। विषय के आधार पर क्या है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि बच्चा है या कोई भी है, वो किशोर है या चाहे बाल्यावस्था में है या शैशव अवस्था में है, तो वो किस तरह का व्यवहार कर रहा है, वो उनके पीछे क्या तरीका है, क्या बच्चे का IQ कितना है, क्या बच्चे को माहौल ऐसा मिला है, क्या बच्चे के संस्कार ऐसे हैं, क्या बच्चे के सामाजिक एनवायरनमेंट में कोई ऐसा एरर देखने को मिलता है कि बच्चे का व्यवहार ऐसा है। तो बहुत सारे फैक्टर इफेक्टेड करने वाले हैं। तो साइकोलॉजी 4 स्टेप से गुजरकर आज वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन पढ़ते हैं। साइकी प्लस लोगस, इसका मतलब होता है व्यवहार का, वो होता है आत्मा का अध्ययन, ठीक है। आत्मा का अध्ययन है। साइकी प्लस लोगस का अगर हम तोड़ते हैं तो आत्मा का अध्ययन है, वो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद क्या है, तो 4 स्टेप से गुजरा, आत्मा, मन, चेतना प्लस व्यवहार। तो आत्मा में साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहा, 2000 साल तक। और फिर क्या लास्ट में निष्कर्ष निकाला, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो वुडवर्थ की बड़ी फेमस डेफिनेशन जहाँ भी आएगी, वुडवर्थ सीधी एस्टेट में लाइनें दी होती है कि बताइए किस मनोवैज्ञानिक की ये परिभाषा रहने वाली है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को छोड़ दिया या खो दिया, ये परिभाषा किसकी है, वुडवर्थ की है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाद में मन को खो दिया और फिर क्या है, चेतना का त्याग किया, और वर्तमान स्वरूप में क्या है, व्यवहार का स्वरूप अपनाए हुए है। ये किसके बारे में बातचीत की जा रही है, ये मनोविज्ञान के रूप में बात की जा रही है। प्रत्येक विषय में समय के अनुसार परिवर्तन आता है। पहले वह आत्मा का अध्ययन होता था, फिर मन का हुआ, फिर चेतना का हुआ। चेतना में फ्रायड आ गए, जुंग आ गए, विलियम मैकडूगल हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और मन के व्यवहार में क्या है, विलियम जेम्स है, विलियम
वुंट है, ठीक है, जेम्स है, उनके बारे में हम बात करेंगे। और व्यवहारवादी में थॉर्नडाइक है, क्लार्क हल है, वाटसन है, पावलोव है, स्किनर है, इनके बारे में हम व्यवहारवादी संप्रदाय बड़ा है, लर्निंग का जो चैप्टर है वो बड़ा है, उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा और दिमाग में छाप लीजिएगा कि ये क्या है, किसने दिया है। आत्मा को खो दिया पहले, ये कहने वाले कौन है, वुडवर्थ है। आत्मा खोई, मन खोया और फिर चेतना को छोड़ दिया। और आज वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन हम साइकोलॉजी के अंडर करते हैं, ये कहना है वुडवर्थ का। अब क्या है, आपने देखे होंगे प्रत्येक विषय में चेंज आएंगे, वो चीज़ जो पहले होती थी वो नहीं रही, क्योंकि परिस्थितियां डे बाय डे बदलती रहती है, उसके हिसाब से ही बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और साइकोलॉजी प्लस सीडीपी ये क्यों पढ़ाई जाती है एज ए टीचर, कि हम टीचर बनने वाले हैं तो हम बच्चे को समझ पाए कि बच्चा क्या, बच्चे की बेसिक नीड क्या है, हम उसे उसकी पोटेंशियल लेवल तक और उसको बहुत आगे तक कैसे लेके जा सकते हैं। और ये तब तक एज ए टीचर हमें समझ में नहीं आएगा जब तक हमें साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। तो साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम बच्चे को जान पाए, बच्चे में क्या पोटेंशियल है, क्या स्पार्कल है, उसको हम आगे बहुत आगे तक वो टीचर ही लेके जा सकता है, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो टीचर को पहले खुद को साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि हम बच्चे की साइकोलॉजी समझ पाए कि बच्चा अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो क्या रीज़न हो सकते हैं उसके पीछे। इसलिए साइकोलॉजी को बारीकी से पढ़ने की यहाँ ज़रूरत है हमें। प्रत्येक विषय में समय के अनुसार चेंज आता है। साइकी प्लस लोगस जब अरस्तु के समय आई, ठीक है, अरस्तु के समय आई तब उसको आत्मा का अध्ययन बोला गया, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय चेंज हुआ साइकी प्लस लोगस का अर्थ चेंज हो गया। इस पे टू स्टडी, ठीक है, यानी कि किसकी स्टडी की जाने लगी, व्यवहार की स्टडी की जाने लगी, टू स्टडी इन बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर की स्टडी की जाने लगी। इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर अरस्तु ने एक बुक लिखी, हमने अभी अभी बात की थी, जो रुडोल्फ गोइलकर है, उन्होंने साइकोलॉजिया एक बुक लिखी, उसमें पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था और क्या चीज़ हटा दी गई थी, दर्शन शास्त्र हटा दिया गया था, ये याद रखेंगे। रुडोल्फ गोइलर ने 1590 में बुक लिखी, 3-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है इनकी, ना कोई साइकोलॉजी की ट्रिक बन सकती और ट्रिक में कंफ्यूज हो जाओगे, सीक्वेंस में 2-3 बार पढ़ लो, समझ लो, वेरी इजी टॉपिक है, ठीक है। तो फिर 400 ईसा पूर्व में क्या है, अरस्तु ने एक बुक लिखी जिसका नाम था डी एनिमा। डी एनिमा ये एक यूनान का शब्द है, अरस्तु भी खुद एक, ठीक है, यूनान के दार्शनिक थे। तो इनका क्या ध्येय था कि हमें ऐसी शिक्षा का निर्माण करना चाहिए, शिक्षा के द्वारा हम उन बुराइयों को दूर कर सकते हैं। ओनली एक एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम समाज में फैली जो जितनी भी बुराइयां हैं उनको हम दूर कर सकते हैं, ये कहना था डी एनिमा में अरस्तु का। अरस्तु को शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता माना है स्किनर ने, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो डी एनिमा में क्या बताया इन्होंने कि जो हमारी प्राणवायु है ना, प्राणवायु अगर शुद्ध होगी तभी हम अच्छे काम करेंगे, ठीक है। अगर हमारे प्राणवायु शुद्ध है, हम पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, तभी हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे और वो अच्छा हम शिक्षा के माध्यम से ही कर पाएंगे। तो समाज में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे बच्चा क्या है, पॉजिटिवली हर काम कर सके। तो 400 ईसा पूर्व प्लस और 2023 जोड़ देना, लगभग 2500 साल पहले अरस्तु ने ये बुक लिखी थी जिसका नाम था डी एनिमा। यानी हम बात करें मोटे तौर पर तो 2500 साल पहले का मनोविज्ञान हमारा विषय है, जिसकी शुरुआत होती है, कब होती है भाई, यूनान में होती है। तो यूनान में जब अरस्तु का जन्म हुआ ना, तो उस समय यूनान क्या था, 2 भागों में बटा हुआ था, जिसे एक नाम से एथेंस माना जाता था और एक नाम से स्पार्टा जाना जाता था। सुन लो, बस ये कहानी बेस्ड है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चनों की यहीं से शुरुआत होगी। एथेंस, ठीक है, एथेंस और स्पार्टा, तो 2 भागों में यूनान डिवाइडेड था। जब अरस्तु का जन्म हुआ तो उन्होंने जैसे जैसे अरस्तु धीरे धीरे बड़े हुए तो उन्होंने क्या देखा, क्या पाया कि जो स्पार्टा के लोग हैं, ये यूनान 2 भागों में बटा था,
तो जो स्पार्टा के लोग हैं ना, वो आपस में इतना भयंकर तरीके से लड़ाई करते हैं, मारकाट करते हैं। तो इनको कौन सा ऐसा वे होना चाहिए हमारे पास जिसकी वजह से क्या है हम उनको सुधार सकें, उनके व्यवहार में चेंज लाए। तो यहीं से शुरुआत होती है, ठीक है, साइकोलॉजी की, कि उनमें कैसे हम सुधार लाएंगे। मेन क्वेश्चन यही है कि आपस में ये सारा दिन मारकाट करते रहते। तो एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम इनमें जागरूकता ला सकते हैं। तो डी एनिमा है, डी एनिमा में इसी के बारे में बातचीत की गई है। तो शिक्षा के द्वारा ही हम बुराइयों को दूर कर सकते हैं। अब आ जाओ भाई, स्किनर ने अरस्तु को फर्स्ट शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा भी, ओनली और ओनली स्किनर ने कहा है। किसने कहा भी? अरस्तु क्या है? अरस्तु एक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी मानती है थॉर्नडाइक को, क्योंकि जब असल मायने में हम बात करें सबसे ज़्यादा काम करने वाले थॉर्नडाइक ही है। और थॉर्नडाइक का जैसे ही सिद्धांत आया उसने मनोविज्ञान में क्रांति ला दी और बच्चे को उसी के आधार पर समझा जाने लगा। और फिर क्या है, इसी को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाने लगा। थॉर्नडाइक के सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में। अब स्किनर क्या है? स्किनर ही मानते हैं सिर्फ कि अरस्तु क्या है, पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, बाकी कोई नहीं मानता, ओनली स्किनर मानते हैं। ठीक है, हम नहीं मानते, स्किनर मानते हैं, एनसीईआरटी मानती है थॉर्नडाइक को। तो अब ये बात हो गई कि इसको सुधारा जाए कि उन मारकाट को हम कैसे दूर कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, बुक का नाम याद रखना है, डी एनिमा बुक किसने, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया होगा, डी एनिमा बुक किसने लिखी है? तो अरस्तु ने लिखी है। और रुडोल्फ गोइलकर ने क्या लिखा है? रुडोल्फ गोइलकर ने लिखा है साइकोलॉजिया बुक लिखी है, जिसमें साइकोलॉजी शब्द का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रही हूँ मैं ये, कि जो साइकोलॉजी शब्द है उसका इस्तेमाल बुक के नाम दे देगा कि किस बुक में आपको दिया गया है, साइकोलॉजिया में, डी एनिमा में, और ये किसकी बुक है, एंड आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी ये मैकडूगल की बुक है। बेसिकली लिखी ये टिचनर ने है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। आत्मा का अध्ययन तो 4 भागों में बंट गया। सबसे पहले आत्मा का अध्ययन, आत्मा के अध्ययन में कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे? तो आत्मा का अध्ययन है नंबर 1 बात अरस्तु। तो अरस्तु क्या है? मनोविज्ञान के जनक है, तो इसमें अरस्तु का तो मेन रोल रहेगा। और पास में साथ साथ समर्थक कौन थे? प्लेटो थे, डेकार्टे थे और गैरेट थे। रुडोल्फ गोइलकर, गोइलकर भी लिखा हुआ मिला हो सकता है या गोइलकर, ठीक है, ध्यान रखना, नाम कुछ भी दिया हो सकता है। और इंग्लिश वर्जन आप जरूर चेक करेंगे साइकोलॉजी में, गोइलकर, ठीक है, गोइलकर भी होता है और रुडोल्फ गोइकल भी होता है। तो इंग्लिश का वर्जन ज़्यादातर आपको चेक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। अरस्तु है, प्लेटो है, डेकार्टे है, गैरेट है। और इसमें आत्मा का अध्ययन पर सबसे ज़्यादा काम करने वाले क्या थे? सबसे जो अच्छे विचारक रहे उस टाइम के आत्मा के अध्ययन के, वो गैरेट माने जाते हैं। क्या बताया मैंने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। जो आत्मा का अध्ययन है, आत्मा के अध्ययन में गैरेट को क्या माना जाता है? गैरेट प्रमुख विचारक रहे हैं, क्योंकि आत्मा पर इनके जो विचार थे वो बड़े ही जबरदस्त थे। बस इतनी ही बात पूछेगा कि क्या दिया, क्या पूछा, ऐसा नहीं पूछा जाता। और कोई भी सब्जेक्ट, अब इनका जो सिद्धांत है वो फेल क्यों हो गया, कि आत्मा को हम आज की साइकोलॉजी में इंक्लूड क्यों नहीं करते? अब आपको नाम दे देगा कि बताइए कि अरस्तु कौन सी अध्ययन से जुड़े हैं? तो आत्मा के अध्ययन से जुड़े हैं, नंबर 1 बात, ठीक है। प्लेटो हो गया, डेकार्टे हो गया, गैरेट हो गया, रुडोल्फ गोइलकर या गोइलकर हो गया, ये बात याद रखनी है। सबसे ज़्यादा काम किया गैरेट ने। और इनका सिद्धांत अमान्य क्यों हो गया? क्योंकि ये सारे के सारे क्या थे? आत्मा पर बल दे रहे थे। अब कोई भी सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट पर जब तक साइंटिफिक रिसर्च नहीं होती उसको क्या है, एक अच्छा सब्जेक्ट नहीं माना जाता। और इसीलिए जो ये आत्मा का अध्ययन है उसे अमान्य कर दिया गया कि नहीं भाई ये वैलिड नहीं है, हम आत्मा को ना तो देख सकते ना टच कर सकते। तो उस चीज़ पर हम क्या है, रिसर्च कैसे करेंगे? हम बच्चे की आत्मा को देखेंगे कैसे, टच कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि बच्चे का व्यवहार है, वो बच्चा अगर अदर तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है? आत्मा को देखा जाना पॉसिबल नहीं है और ना ही हम टच कर सकते। इसके कारण इनके जो
सिद्धांत है अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, गैरेट और रुडोल्फ गोइकर के सिद्धांत है वो अमान्य हो गए। लगभग 2000 साल तक सभी ने आत्मा का अध्ययन माना कि साइकोलॉजी है आत्मा का अध्ययन है, लेकिन फिर क्या हुआ, मामला यहीं रुकने वाला नहीं था। फिर आया भी मन का अध्ययन है, ये मन की शाखा आई कि ये मन का अध्ययन है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। मन के अध्ययन के बारे में बात करेंगे। चेतना, इसमें विलियम जेम्स है, विलियम वुंट है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, ठीक है। फिर आएगा व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार के अध्ययन के बाद मनोविज्ञान में क्रांति आती है। वॉटसन आएंगे। वॉटसन क्या है, सबसे प्रमुख व्यवहारवादी विचार कर रहे हैं। ऐसे दे देगा कि बताइए संरचनावादी विचारक कौन है, दर्शन शास्त्री विचारक कौन है, प्रयोजनवादी विचारक कौन है, ठीक है। तो ऐसे करके घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं इसी तरह साइकोलॉजी की। आज हमने नींव रख दी है, बिल्कुल बेसिक हिस्ट्री आपको बाल की खाल निकाल कर पढ़ाई जा रही है। एनसीईआरटी का सारा कंटेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और एक दो क्वेश्चन जो हर एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, टीचर अंतर्यामी नहीं होता, पीछे का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको देख के क्या है आपको क्लासें प्रोवाइड की जा रही है। और एक दो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली हर एग्जाम में बाहर जाते हैं। कोई 30 मार्क हाँ आ जाए, मैं लिख के देती हूँ, पूरे 30 में से 30 नहीं आते, कभी भी बाई लक होते हैं एस्टेट में, ठीक है। एस्टेट में हर बार नए नए इतने क्वेश्चन निकल के आते, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी की कोई भी सीमा नहीं है। और ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बने हैं उन टॉपिक को कवर करने की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही साइकोलॉजी की सीरीज के साथ। तो आज हमारी क्लास फर्स्ट थी साइकोलॉजी की, तो कमेंट करके बताना आपको साइकोलॉजी की क्लास कैसी लगी। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज, मिलते हैं इसी सीरीज के साथ, ठीक है। कल पढ़ेंगे हम मन, चेतना और व्यवहार का अध्ययन। स्क्रीनशॉट ले लेना और हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि लास्ट टाइम का ये जो हथियार है हमारा नोट्स ही होता है, ये काम आने वाली है सबसे ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज।